यस। तो एक नया टॉपिक डिटर्मिनेंट्स, उसकी शुरुआत करने वाले हैं आज। नया, बिल्कुल नया चैप्टर है, इसका नाम है डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट होता है क्या, इसे लिखते कैसे हैं। तो लिखने का तरीका क्या होता है डिटर्मिनेंट को, कुछ नंबर्स होंगे हमारे पास, उन नंबर्स को रोज में और कॉलम्स में अरेंज करना होगा। जैसे हमारे पास दिया गया है ABCDEF एंड GHI, ठीक है। तो कुछ नंबर्स थे, उनको हमने क्या किया, रो और कॉलम में अरेंज करके एक सीधी लाइन में लिख दिया है, लाइन के बीच में लिख दिया है। तो ये जो फॉर्म बन के आ रहा है, इसे क्या कहलाता है, डिटर्मिनेंट कहलाता है। मेन चीज इसमें क्या है कि जितनी भी रोज है ना, रो 1, रो 2, रो 3, और जितने भी कॉलम्स हैं, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो इसमें मेन ध्यान में क्या रखने वाली बात है कि जितनी भी रोज हैं और कॉलम्स हैं, तो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए। डिटर्मिनेंट की सबसे मेन जो कंडीशन होती है, डिटर्मिनेंट का फॉर्म होगा, फॉर्म तभी होगा जब इसमें, इस अरेंजमेंट में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों क्या हो, दोनों इक्वल हो, ठीक है। तो सबसे मेन कंडीशन यही होती है कि अगर हम नंबर्स को अरेंज कर रहे हैं रो और कॉलम में, तो इस तरह से हमें अरेंज करना है कि उनका नंबर ऑफ रोज और कॉलम का सिस्टम, मतलब नंबर ऑफ रो और कॉलम क्या हो, बिल्कुल एक समान हो, है ना, इक्वल हो। जितनी हम रो बना रहे हैं उतना ही कॉलम होना चाहिए। अब इसके बाद आता है कि इसका ऑर्डर क्या होगा, है ना। अगर हम डिटर्मिनेंट बना रहे हैं तो उसका ऑर्डर क्या होगा। तो ऑर्डर क्या होता है, जितनी रो और जितना कॉलम है जितनी रो और जितना कॉलम है वही उसका ऑर्डर होता है। रो और कॉलम तो इक्वल ही होंगी। जैसे हम 2 रो और 2 कॉलम बना रहे हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 2 रो हैं और 2 कॉलम है, तो इस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसे अगर हम 3 by 3 की बना दें मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट 1 2 3 4 5 0 0 1 1, तो यहाँ पे 3 रो है और 3 कॉलम है ना। तो अगर 3 रो है 3 कॉलम है, तो ये कितने ऑर्डर की हो जाएगी डिटर्मिनेंट, 3 ऑर्डर की। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर हो रही बात। अब अगला क्वेश्चन इसमें क्या आता है कि जो हमारा डिटर्मिनेंट है, इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो पहले देखते हैं 2 by 2 की, और उसके बाद हम आ जाएंगे 3 by 3 में, है ना। तो चलो, जैसे हमको दिया गया है 1 2 3 4, ये कोई क्वेश्चन दिया गया है, तो अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा, अब ये हमको पता है कि ये डिटर्मिनेंट है 2 by 2 की है, इसका ऑर्डर क्या है, 2 है ना। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों इक्वल है। तो सॉल्व कैसे किया जाता है, जब भी हम ऑर्डर 2 पढ़ रहे होते हैं, तो सॉल्व कैसे करना है। जो इसका मेन डायगोनल है, 2 तरह के डायगोनल है, एक मेन डायगोनल और एक नॉर्मल डायगोनल। जो मेन डायगोनल है, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 और 4 का मल्टीप्लीकेशन क्या आ गया, 4 आ गया, है ना। अब इसके बाद जो अदर डायगोनल है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 2 का मल्टीप्लिकेशन क्या आ गया, 6 आ गया, और दोनों के बीच में माइनस का साइन लगा देंगे। समझ गए बात को, दोनों के बीच में। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया -2। तो अगर हम 1 2 3 4 इसको सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट को, तो हमारा आंसर कितना आता है, -2 आता है। एक और इसी तरह से देख सकते हैं कि अगर 2 by 2 में -1 2 3 4 ऐसा लिखा हुआ है, -1 -2 3 and 4। अगर हमें इसको सॉल्व करना है, तो फिर से सेम प्रोसेस क्या है, जो हमारा मेन डायगोनल है पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -1 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। इसके बाद ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 3 और -2 को, तो कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, दोनों के बीच में माइनस का साइन लगाना है, दोनों के बीच में माइनस का साइन लगाना है। तो पहले से माइनस लगा हुआ है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, +2। बात क्लियर हो रही होगी, है ना। तो 2 by 2 की अगर कोई डिटर्मिनेंट आती है और उसकी वैल्यू निकालना होता है, तो क्लियर हो गई होगी बात, हम निकाल सकते हैं, है ना। अब आइए, इसके बाद आता है ऑर्डर 3। अगर ऑर्डर 3 है और उसको हमें सिंप्लीफिकेशन करना है उसका, तो कैसे किया जाना है। तो उसके लिए जैसे कोई डिटर्मिनेंट दी गई है
1 2 1 2 0 1 1 1 1। ठीक है, ये हमको कोई डिटर्मिनेंट दी गई है। अब इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, इसका ऑर्डर 3 हो गया, है ना। अब जब इसका ऑर्डर 3 हो गया तो अब हमें क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है और उसको एक्सपेंड करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जब भी हमें 3/3 को ओपन करना होगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो पहली रो है उसको प्लस माइनस प्लस दे देंगे। ठीक है, जो हमारी पहली रो है उसमें क्या करेंगे, जो पहला नंबर लिखा हुआ है उसको प्लस का साइन दे देंगे, जो सेकंड है उसको माइनस का साइन दे देंगे और जो थर्ड है उसको प्लस का साइन, अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस ऐसे कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है पहले 1 को उठाएंगे, पहले नंबर को उठाया, क्या लिखा हमने, 1 लिखा और फिर डिटर्मिनेंट बना दिया, 1 लिखा और फिर डिटर्मिनेंट बना दिया। इसके बाद क्या करेंगे, -2, सेकंड नंबर हमारा क्या है 2, लेकिन 2 के साथ क्या चल रहा है, निगेटिव का साइन, तो क्या आ गया, -2 आ गया, -2 आ गया, फिर हमने क्या किया, डिटर्मिनेंट बना दिया। ठीक है ना, बात समझ में आ रही। इसके बाद 1 लिखा है और 1 के बाद क्या है, +1, तो फिर से हमने +1 लिखा और डिटर्मिनेंट बना दिया। ठीक, +1 लिखा और डिटर्मिनेंट बना दिया। अब क्या करना है हमको, अब ये करना है कि जब हमने 1 लिखा था, तो जब 1 लिखा है तो 1 की रो और 1 का कॉलम ये हम छोड़ देंगे, 1 की रो को हटा दो, 1 के कॉलम को हटा दो। अब जितना बच रहा है वो सब कुछ यहाँ पे लिख लेंगे, क्या बच रहा है, 0 1 1 1 लिख लिया, है ना। अब इसके बाद आ जाओ -2 पे, जब -2 को सॉल्व कर रहे हैं तो 2 वाला कॉलम और 2 वाली रो ये दोनों हटा देंगे। अब जितना बच रहा है हमारे पास क्या बच रहा है, 2 1 1 1, देखो 2 1 1 1, जो बचा वो वहाँ पे हमने नोट कर दिया। अब इसके बाद आ जाएंगे +1 पे, तो +1 के लिए +1 वाली रो और +1 वाला कॉलम ये दोनों हटा दिए, तो हमारे पास क्या बच रहा है, 2 0 1 1 2 0 1 1, ये बच रहा है हमारे पास, है ना। तो जो 3/3 की हमारी डिटर्मिनेंट थी, अब किसमें ब्रेक हो गई है, 2/2 की डिटर्मिनेंट में ब्रेक हो गई है। तो अब इसको सॉल्व करना आता ही है, कैसे करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और बीच में निगेटिव का साइन, सॉल्व कर लो। 1 × 0 क्या हो गया, 0, 1 × 1 क्या हो गया, 1 और बीच में निगेटिव का साइन। इसके बाद चल रहा है -2, 2 × 1 2, 1 × 1 1 और बीच में निगेटिव का साइन, प्लस आ जाएगा 2 × 1 2, 1 × 0 0 और बीच में निगेटिव, है ना। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये हो गया -1 2 - 1 1 1 - 2 -2 और ये हो गया +2, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, -1। तो बात समझ में आई। अगर हमको 3/3 को सॉल्व करना है या 2/2 को सॉल्व करना है, इसको ओपन करके कैसे सिंप्लीफिकेशन करते हैं, ये बात क्लियर हो गई होगी, है ना। 2/2 का तो कुछ नहीं है, बिल्कुल ईजी है। पहले हमको मेन डायगोनल को सॉल्व करना है और फिर जो बचा हुआ डायगोनल है उसको सॉल्व करना है और दोनों के बीच में नेगेटिव का साइन लगा देना है ना। और अगर 3/3 की आती है तो हमें क्या करना है, प्लस माइनस प्लस करना है, पहले का नंबर लिखना है, इसकी रो कॉलम को छोड़ दो, जो बच गया है उसको नोट कर लेंगे। सेम ऐसे क्या करेंगे सेकंड के साथ और ऐसे क्या करेंगे थर्ड के साथ, ठीक है ना। तो ये तो हो गया पहला प्रोसेस सॉल्व करने का कि जब हमें कुछ भी नहीं आता है तो हम क्या कर देंगे, इसको सीधे सीधे प्लस माइनस प्लस करके ओपन कर देंगे। अब इसमें दूसरा एक तरीका है, कुछ प्रॉपर्टीज है हमारे पास, है ना। हमारे पास क्या डिटर्मिनेंट में कुछ प्रॉपर्टीज हैं, अगर वो प्रॉपर्टी हमको आती है तो इसको ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अभी हमने क्या किया, प्लस दिया माइनस दिया प्लस दिया और फिर इसको एक्सपेंड किया, 3/3 को क्या किया 2/2 में कन्वर्ट किया और फिर 2/2 को सिंप्लीफाई किया, है ना। तो अगर हमको कुछ प्रॉपर्टीज़ याद हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ अगर हमको नोन है, तो उन प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, बिना डिटर्मिनेंट को ओपन किए उसकी वैल्यू बता सकते हैं। ठीक, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी है कि अगर कोई डिटर्मिनेंट हमारे पास है, जैसे मान लो 1 2 3 4 दिया गया है ना, 1 2 3 4 दिया गया, तो अगर हम क्या करें, इसकी रोज को या कॉलम को रो 1 को रो 2 से इंटरचेंज कर दें या कॉलम 1 को कॉलम 2 से इंटरचेंज कर दें, है ना। किसी भी दो रोज को या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें तो हमारे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है
हमारा आंसर जो इसका आ रहा है वही आंसर दूसरे का आएगा, बस साइन इसका क्या हो जाएगा, निगेटिव। अगर इसका आंसर प्लस में आ रहा है तो जो हमने चेंज किया उसका आंसर निगेटिव में आएगा, बाकी वैल्यू हमारी सेम रहेगी। करके देख लेते हैं। जैसे क्या लिखा है, 1 2 3 4 लिखा है, तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 4 - 6 मतलब -2, है ना। अब प्रॉपर्टी को लगा के देख लो। प्रॉपर्टी में क्या कह रहा है कि रो 1 रो 2 को चेंज कर दिया हमने, ये प्रॉपर्टी लगाई तो 3 4 ऊपर हो गया, 1 2 नीचे हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो 6 - 4 दैट इज 2। बात समझ में आई? 6 - 4 क्या आ गया, 2 आ गया। अब देखो प्रॉपर्टी से क्या दिख रहा है कि इसका आंसर -2 है और इसका आंसर +2 है। तो प्रॉपर्टी में क्या बोला गया है कि प्रॉपर्टी में बोला है कि अगर हम किसी डिटर्मिनेंट की दो रोज को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो हमारे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट साइन इसका क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अगर ये निगेटिव आ रहा है इसका आंसर तो इसका आंसर पॉजिटिव आ जाएगा, अगर इसका आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो इसका आंसर निगेटिव आ जाएगा। बात समझ में आई, है ना। तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई कि हमारे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम किन्हीं दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें, बट फर्क कहाँ पे पड़ता है, फर्क पड़ता है उसके साइन में। ठीक है, तो ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी 2 कहती है कि अगर कोई डिटर्मिनेंट हमारे पास है और उसका कोई भी एक रो या उसका कोई भी एक कॉलम, कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम, जैसे यहाँ पे क्या है, ये उसका कॉलम क्या है, पूरा जीरो हो गया, ये इसका कॉलम क्या है, पूरा जीरो हो गया। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर कोई डिटर्मिनेंट हमारे पास है और उसकी पूरी रो जीरो हो रही है, पूरा कॉलम जीरो हो रहा है, तो जो इसका आंसर है अब हमको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर्टी से जो इसका आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्लियर हुई बात, है ना। बात क्लियर है कि अगर कोई भी रो या कोई भी कॉलम हमारा पूरा जीरो मिल जाता है हमको, अब वो जरूरी नहीं कि पहले ही हो सकता है वो दूसरा हो सकता है वो लास्ट वाला हो, है ना। ये जैसे यहाँ पे 0 0 0 पहला ना लिखा हो, है ना, सेकंड लिखा हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं, ABC। बस हमें क्या चाहिए कि पूरी रो या पूरा कॉलम कहीं का भी अगर हमको जीरो मिल रहा है तो हमको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधे आंसर इसका क्या आ जाना है, जीरो आ जाना है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी 3 में क्या है कि कोई डिटर्मिनेंट हमारे पास है, ठीक, इसके अंदर कुछ नंबर्स लिखे हैं ABC DEF, सेम ऐसे यहाँ पर ABC ABD ABF। ठीक, तो अगली प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट ऐसी आ गई जिसमें कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम बिल्कुल एक जैसे हो गए, आइडेंटिकल हो गए, है ना। जैसे यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे ABC दो रो बिल्कुल एक जैसी दिख रही ना, जो पहली है वही दूसरी है और जो दूसरी है वही पहली है। सेम ऐसे ही कॉलम में देखो, जो पहला कॉलम है वही दूसरा कॉलम है ना, और तीसरा अलग है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी यही कहती है, प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम बिल्कुल एक जैसे आ जाते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, फिर से जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। तो जीरो दो में हो गया, या तो हमको पूरी जीरो मिल जाए तो आंसर जीरो हो जाएगा, या दो रो या दो कॉलम आपस में एक जैसे दिखने लगे तब भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तब भी हमारा आंसर जीरो हो जाएगा। इसके बाद आ जाओ चौथी प्रॉपर्टी पे। चौथी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हमारे पास कहीं पे भी ऐसा डिटर्मिनेंट मिल जाए कि A + B CD E + F GH I + J KL, है ना। अगर इस तरह से मिल जाए कि कोई भी एक कॉलम दो टर्म्स के प्लस या माइनस में चल रहा हो, जैसे इसमें पहला कॉलम है ना, पहला कॉलम क्या चल रहा है, दो टर्म्स के प्लस के फॉर्म में चल रहा है ना।
तो अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो हम क्या कर सकते हैं, अपने डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं। जितने टर्म्स यहाँ पे लिखेंगे उतने डिटर्मिनेंट में हम इसको ब्रेक करेंगे। अगर यहाँ पे दो टर्म्स लिखे हुए हैं तो हम इसको क्या करेंगे, दो में ब्रेक करेंगे। अगर यहाँ पे तीन लिखे होते, a प्लस बी प्लस सी लिखा होता, तो हम क्या करते, तीन बना देते, है ना। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, जो पहला लिखा है उससे पहले लिख लो a e i, जो दूसरा उसको दूसरे में लिख दो b f j, और बाकी जैसा है वो वैसे लिखा रहेगा g h k l c d g h एंड k l। बात समझ में आ रही। अब इसको अलग सॉल्व कर लेंगे, इसको अलग सॉल्व कर लेंगे। यह हमारी होती है चौथी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4। ठीक है, चलिए अगली प्रॉपर्टी में आते हैं। अब इन सब के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, है ना। पहले प्रॉपर्टी एक बार देख लेते हैं, जब सारी प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएंगी उसके बाद हम हर एक प्रॉपर्टी का एक एक क्वेश्चन लगा के देखेंगे, है ना, तब ज़्यादा समझ में आएगा। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहती है कि अगर हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, है ना, कोई हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है, हम क्या कर रहे हैं, इस डिटर्मिनेंट में सारी रोज को चेंज कर दे रहे हैं कॉलम्स में, है ना। हमने क्या किया, इसकी पहली रो को उठाया, पहली रो क्या है ए बी सी, और इसको क्या बना दिया, कॉलम बना दिया। इसकी पहली रो को क्या कर दिया, पहला कॉलम बना दिया। ऐसे ही सेम इसकी जो दूसरी रो है डी ई एफ, उसे क्या कर दिया, दूसरा कॉलम बना दिया। और जो जी एच आई थर्ड रो लिखा है उसे हमने क्या कर दिया, थर्ड कॉलम बना दिया। ठीक है, तो प्रॉपर्टी से क्या होता है कि जो आंसर इसका है सेम आंसर इसका होगा, दोनों के आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझे ना। तो अगली प्रॉपर्टी यही है, इसका एग्जाम्पल भी देख सकते हैं हम लोग। जैसे एग्जाम्पल सेम फिर से वही क्वेश्चन कि 1 2 3 4, है ना, ये कोई मैट्रिक्स, ये कोई डिटर्मिनेंट हमारे पास है, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 4 - 6 मतलब -2। अब ये वाली प्रॉपर्टी लगा दो। प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि जो रो है वो कॉलम है, जो रो थी 1 2 वो क्या हो गई, कॉलम हो गई, और जो सेकंड रो 3 और 4, जो सेकंड रो है 3 4, उसे क्या कर दिया, सेकंड कॉलम बना दिया। अब देखते हैं कि इसका आंसर सेम आता है कि नहीं आता है। तो 1 और 4 का मल्टीप्लाई 4, 3 और 2 का मल्टीप्लाई -6, हमारा आंसर क्या है, -2। बात समझ में आई। तो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही ना। प्रॉपर्टी में क्या है, जो पहली रो है वो पहला कॉलम बना दो, जो दूसरी रो है वो दूसरा कॉलम बना दो, आंसर में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आंसर में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बात क्लियर हुई। तो ये हो गई हमारी प्रॉपर्टी नंबर 5। चलिए अगली प्रॉपर्टी है कि कोई डिटर्मिनेंट हमारे पास है, उसमें हमें किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कराना है, ए बी सी डी ई एफ एंड जी एच। कोई डिटर्मिनेंट है उसमें हमें किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कराना है। तो मल्टीप्लाई कैसे कराते हैं, मल्टीप्लाई हम इस कांस्टेंट को या तो किसी भी एक कंप्लीट रो में मल्टीप्लाई कराएंगे, या इस कांस्टेंट का मल्टीप्लाई किसी एक कंप्लीट कॉलम में कराएंगे, है ना। तो इसको हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे हमने इसका मल्टीप्लाई थर्ड में करा दिया, तो इसे कैसे लिखेंगे, ए सी बी डी ई एफ और के जी के एच के आई, समझे बात को। अब इसी तरह से हम चाहते तो हम इसके सेकंड में मल्टीप्लाई करा देते, के डी के ई के एफ हो जाता, ठीक है ना, के ए के बी के, है ना, ये हो जाता। दोनों के आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का आंसर एक जैसा आएगा। ठीक, तो ये हमारी अगली प्रॉपर्टी हो गई। अब इसी प्रॉपर्टी पर एक क्वेश्चन आता है कि कोई अगर डिटर्मिनेंट, हमारा जो डिटर्मिनेंट है उसका ऑर्डर अगर n है ना, ऐसा क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट a क्या है, n है। कोई डिटर्मिनेंट है उसका ऑर्डर n है, इसका मतलब क्या हो गया कि उसके पास n रोज है और n कॉलम्स है, ठीक है, n रोज है और n कॉलम्स है। तो यहाँ से प्रॉपर्टी, यहाँ से एक डेफिनेशन बनती है कि अगर हम डिटर्मिनेंट ऑफ के ए को सॉल्व करते हैं तो आंसर क्या आता है, k टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। जितने भी ऑर्डर का हमारा डिटर्मिनेंट है, k पर उतनी ही पावर आ जाएगी,
ठीक है ना। जैसे ऑर्डर कितनी थी, n थी, a की ऑर्डर क्या है, n है, तो अगर हम k को बाहर निकाल रहे हैं तो k पर क्या पावर आ जाएगी, पावर n आ जाएगी। अब एक लास्ट प्रॉपर्टी और हमारे पास है। लास्ट प्रॉपर्टी क्या है कि अगर कहीं पर भी हमको 1 1 1 a b c d e f ऐसा मिल जाता है ना, कि 3 1 हमारे लगातार कॉलम में आ जाए या 3 1 हमारे लगातार रो में आ जाए, तो हमें क्या करना होता है, हमको एलिमेंट्री ऑपरेशन की हेल्प से क्या करना होता है, ये जो दो नंबर्स लिखे हैं इनको हमें क्या करना होता है, जीरो बनाना होता है। 1 के नीचे क्या कर दो, जीरो बना दो। और अगर सामने 1 1 है, 1 1 1 कुछ भी लिखा है, तो क्या करेंगे, ये दोनों टर्म्स हम क्या करने वाले हैं, जीरो बना देंगे। बात समझ में आ रही ना। अभी क्वेश्चन करेंगे इसके तो ज़्यादा क्लियर होगा। अब इतनी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ ली। अब ये सारी प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे उन सबको एक एक करके हम सिंप्लीफाई करते चले जा रहे हैं। ठीक, कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं हमारे पास, एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं। ये क्या होते हैं, इसमें क्या होता है कि किसी भी रो में हम किसी दूसरी रो को प्लस या माइनस कर सकते हैं, है ना। किसी भी रो में हम क्या कर सकते हैं, किसी भी अदर रो को प्लस भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं। सेम ऐसे किसी भी कॉलम में हम क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे कॉलम को प्लस या माइनस कर सकते हैं। हमारे आंसर में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है ना। सबसे ज़्यादा यूज होगा वो इन्हीं ऑपरेशंस का होगा, है ना। चलिए, तो यहाँ तक हमारी प्रॉपर्टी थी। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं कि चीज़ें सॉल्व हो पा रही हैं या नहीं हो पा रही हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई क्वेश्चन है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, और इसके बाद 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास कोई एक क्वेश्चन है, ठीक है। हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और इसकी जो वैल्यू है ये बतानी है कि इसकी वैल्यू क्या है। तो इसके लिए जब भी ये ओमेगा वाला एक ही क्वेश्चन स्टेप से बनता है तो इसमें एक प्रॉपर्टी है, उसको याद करना पड़ेगा कि 1 जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तब उसको बताएंगे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। और इसी में एक दूसरा फॉर्मूला है कि अगर ओमेगा क्यूब कहीं मिल जाता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना। तो चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखो दो तरीके हैं सॉल्व करने के, है ना, दो तरीके हैं। पहला, या तो प्रॉपर्टी दिख रही है, प्रॉपर्टी का यूज़ कर लो, क्वेश्चन थोड़ा छोटा हो जाएगा और सॉल्व करने में थोड़ी सी आसानी होगी। और दूसरा तरीका क्या है कि सीधे सीधे उसको ओपन कर दो, पहले वाले को प्लस फिर माइनस फिर प्लस साइन दो और फिर क्या करो, ओपन कर दो, जैसे ओपन करते थे हम लोग, है ना। तो ओपन भी कर सकते हो और प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो। अब देखो प्रॉपर्टी लगाते हैं हम। प्रॉपर्टी में क्या है, हम फॉर्मूला जानते हैं किसका, 1 ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 0 होता है। तो हमको ये 1 दिख रहा है, ये ओमेगा दिख रहा है, ओमेगा स्क्वायर दिख रहा है। अगर हम ये सब आपस में जोड़ दें, है ना, एलिमेंट्री ऑपरेशन जो लास्ट प्रॉपर्टी है अगर हम उसको अप्लाई करते हैं कि कॉलम वन में क्या कर रहे हैं, कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐड कर रहे हैं, कॉलम 1 में 2 और 3 को ऐड कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और बाकी जैसा लिखा है ऐसे लिखा रहेगा। यहाँ पर भी ऐड करेंगे तो 1 ओमेगा स्क्वायर और बाकी जैसा लिखा है सेम वैसे ही रहेगा। यहाँ पर भी आ जाएगा 1 ओमेगा स्क्वायर और बाकी जैसा है सेम वैसे ही रहेगा। अब फॉर्मूला हमारे पास है 1 ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 0। तो ये सब क्या हो गए हमारे, 0 हो गए, 0 0 0 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर 1। अब हम प्रॉपर्टी जानते हैं कि कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम अगर हमारे पास 0 आता है तो उसका आंसर क्या हो जाता है, अपने आप से 0 हो जाता है। बताओ ओपन करना ज़्यादा इजी है या ये प्रॉपर्टी लगाना। प्रॉपर्टी में देखो 2 लाइन में 2 स्टेप्स में हमारा आंसर आ रहा है ना। तो इसीलिए सारी प्रॉपर्टीज को अच्छे से याद करना पड़ेगा
उसको कैसे यूज़ करते हैं ये आना पड़ेगा, और सबसे ज़्यादा यूज़ एलिमेंट्री ऑपरेशंस का होना है ना। तो ये वाली प्रॉपर्टी अच्छे से तैयार करना, एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज़ सबसे ज़्यादा होना है, और बाकी प्रॉपर्टी तो इसी के बाद आएंगी। जैसे एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया, अब लगाने के बाद क्या बन गया, बन गई ना पहली बन गई प्रॉपर्टी ज़ीरो रो वाली, कंप्लीट रो ज़ीरो कंप्लीट कॉलम ज़ीरो, है ना। ये अपने आप से दिखेंगी, अगर प्रॉपर्टी याद है तो क्वेश्चन में वो अपने आप से दिखने लगेंगी, और अगर नहीं याद है तो फिर ढूंढते रहोगे तब भी नहीं दिखेगी। क्लियर बात। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, जो 1 1 1 वाला बताया था कि इसे 1 1 1 ABC ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 1 1 लिखा होगा। मेन हमें क्या बताना है 1 1 1, इसके बाद कुछ भी लिखा हो उससे कोई मतलब नहीं, है ना, वो अपने आप से सॉल्व होगा। तो देखो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए कि 1 1 1 लिखा है या 1 1 1 लिखा है, तो सबसे पहले हमने क्या बताया है कि एक 1 को बचा लेंगे, एक 1 को बचा लेंगे और बाकी जो 1 लिखा है उसको 0 बना देंगे। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन से क्या करना है, हमें रो 2 को और रो 3 को 0 बनाना है। तो ऑपरेशन क्या लगा रहे हैं, रो 2 माइनस रो 1, सेम ऐसे ही रो 3 माइनस रो 1, ठीक है। तो ये ऑपरेशन अप्लाई कर दो। जब ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो 1a स्क्वायर हो गया। अब इसको माइनस करो, 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, 1 माइनस 1 क्या हो गया 0। ये b माइनस ए क्या हो गया b माइनस ए, और ये क्या हो गया c माइनस ए, और ये क्या हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब इसको ओपन कर लेंगे। तो जब इसको ओपन करेंगे तो ये 1 क्या मिल जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो b माइनस ए इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और बीच में माइनस का साइन लगा के इसका मल्टीप्लाई कर दो, c माइनस ए इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। बात समझ में आई। ये 1 है, 1 की रो छोड़ी, 1 का कॉलम छोड़ा, ये जो बीच में बच गया डिटर्मिनेंट इसको हमने क्या किया ओपन कर लिया, और उसके बाद 2 0 है, मतलब सब कुछ आगे क्या चलेगा, उसके बाद हमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं, सब कुछ आगे 0 हो जाएगा। अब इसको और सॉल्व कर लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया b माइनस ए सी माइनस ए सी प्लस ए, यहाँ पे आ जाओ c माइनस ए b माइनस ए और b प्लस ए। अब जो कॉमन दे रहा है उसे कॉमन कर लो। देखो कॉमन क्या दिख रहा है, b माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस ए सी माइनस ए, तो ये कॉमन हो गया। कॉमन क्या हुआ c माइनस ए और b माइनस ए कॉमन हो गया, तो क्या बचा हमारे पास c प्लस ए माइनस ऑफ b माइनस ए, ये प्लस और माइनस ए कैंसिल हो गए, तो क्या बचा हमारे पास c माइनस ए b माइनस ए और c माइनस b। अब इसको और अरेंजमेंट कर दो, इसको b माइनस ए को क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी, माइनस बाहर आ जाएगा, a माइनस बी, यहाँ से माइनस बाहर करो तो ये प्लस हो गया, क्या हो गया b माइनस सी, और ये c माइनस ए लिखा ही हुआ है। तो इसका आंसर क्या आ गया, a माइनस बी बी माइनस सी एंड c माइनस ए। क्लियर बात, ठीक है। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। आज इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस, जितने भी प्रॉपर्टीज हैं सबका एक क्वेश्चन सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग। तब तक की प्रॉपर्टीज पढ़िए, उसको अच्छे से तैयार करिए, है ना।